हेलो बच्चों, कैसे हैं? मत बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय एडी सर। आप लोगों को बायोमॉलिक्यूल के बारे में बताया जा रहा था, बायोमॉलिक्यूल के पार्ट बताया गया था। इसी पर शर्कराओं के प्रकार बता रहे थे, शर्करा कितने प्रकार के होते हैं। जैसे उसमें आपको बताया गया था मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड वे सेक्राइड होते हैं जिनका जल अपघटन नहीं होता। ओलिगोसेक्राइड वे सेक्राइड होते हैं जिनका जल अपघटन होने के पश्चात 2 से 10 अणु तक मोनोसेक्राइड के प्राप्त होते हैं। ऐसे सेक्राइड को ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। ठीक, इसी में पॉलीसेक्राइड या उसे अशर्करा भी कहते थे। पॉलीसेक्राइड जिसका जल अपघटन करने पर असंख्य अणु मोनोसेक्राइड के प्राप्त होते हैं, जैसे स्टार्च आपको एग्जाम्पल बताया गया था। उसी रूप में शर्कराओं के बारे में अपचायक और अनअपचायक शर्कराएं होती हैं। अपचायक शर्कराएं किसे कहते हैं? वे शर्करा जो टालन विकर्मक फैलिंग विलेन के साथ अवक्रिया कर लेती है। ठीक है ना? ऐसी शर्करा को क्या कहते हैं? अपचायक शर्करा कहते हैं। यानी आपसे पूछा जाता है अपचायक शर्करा और अनअपचायक शर्करा, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये अपचायक शर्करा किसे कहते हैं? ध्यान देना, अपचायक शर्करा। अपचायक शर्करा किसे कहते हैं? वे शर्करा जो टालन विकर्मक और फैलिंग विलेन के साथ अवक्रिया कर लेते हैं। ठीक है ना? यानी किसके साथ? आप लिखोगे वे शर्करा जो टालन विकर्मक, टालन अभिकर्मक तथा फैलिंग विलेन, फैलिंग विलेन के साथ अवक्रिया कर लेते हैं। अवक्रिया कर लेते हैं, उन्हें अपचायक शर्करा कहते हैं। उन्हें अपचायक शर्करा कहते हैं। जैसे आप देखेंगे, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है वगैरह वगैरह। जैसे आपका ग्लूकोज है, लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, ये सब आपके कैसे शर्करा होते हैं? इन्हें अपचायक शर्करा कहते हैं। क्योंकि आप देखोगे जैसे ग्लूकोज है, ये टालन रिएजेंट के साथ अवक्रिया करके रजत दर्पण बना देता। देखो ये क्या है? टालन रिएजेंट के साथ अवक्रिया करेगा और आपका बनाने वाला कंपाउंड ग्लूकोनिक एसिड बनता है और आपका रजत दर्पण बनता है। रजत दर्पण का क्या है? काला अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, इसी रूप में अगर ग्लूकोज की क्रिया हम फैलिंग विकर्मक के साथ कराते हैं, जैसे CHO, CHOH का होल 4 और क्या है CH2H, अगर इसकी क्रिया फैलिंग अभिकर्मक के साथ कराते हैं, उस अवस्था में भी आपका ग्लूकोनिक एसिड बनता है CHOH का होल 4 और क्या है CH2OH, और क्यूपरस ऑक्साइड का ये क्या होता है? लाल और छेप प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अपचायक शर्करा किसे कहते हैं? वे शर्करा जो टालन विकर्मक तथा फैलिंग विलेन के साथ अवक्रिया कर लेते हैं, ऐसे शर्करा को हम लोग अपचायक शर्करा कहते हैं। ठीक, जैसे आपका ग्लूकोज है, लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है वगैरह वगैरह। ठीक है,
अगला होता है अनौपचारिक शर्करा, किसे कहते हैं। अनौपचारिक शर्करा में यहाँ पर एक थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, अनौपचारिक शर्करा जो टालन कर्मक फैलिक विलयन के साथ अभिक्रिया क्या है नहीं करते। क्या करते हैं, यहीं पर बढ़ा देंगे, नहीं करते हैं, उन्हें अनौपचारिक शर्करा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अनौपचारिक शर्करा कहते हैं। देखो अनौपचारिक शर्करा में जैसे आप देखोगे सुक्रोज है ना। देखो जैसे अनौपचारिक शर्करा में आपका क्या है, सुक्रोज होता है, ठीक है ना, आया। और इसी रूप में जितने आपके अनौपचारिक शर्करा में जितने आपके पॉलीसेकेराइड है, जैसे स्टार्च है, ठीक है ना, आपका क्या है, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है ना। ये आपके क्या होते हैं, अनौपचारिक शर्करा होते हैं। ये टालन कर्मक और फेरिक विलयन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ठीक। आप एक चीज ध्यान देंगे, तो औपचारिक और अनौपचारिक शर्कराओं के बारे में आपको बताया गया कि औपचारिक शर्कराएं क्या होती है और अनौपचारिक शर्कराएं क्या होती है, ठीक। अब इसी पर थोड़ा सा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उनके नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसका नामकरण जो होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और नामकरण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले नामकरण से चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ग्लूकोज में डी ग्लूकोज और यल ग्लूकोज, ठीक है ना। डी ग्लूकोज और यल ग्लूकोज नाम कैसे पढ़ा, यह ग्लिसरॉल्डिहाइड के आधार पर पढ़ा। देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड में आप देखेंगे नामकरण में, यानी कि डी यल विन्यास बोलते हैं, ठीक है ना। डीएल विन्यास क्या है, डीएल विन्यास क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो ग्लूकोज का जो डीएल विन्यास बनाया गया है वो एक्चुअली में ग्लिसरॉल्डिहाइड के आधार पर बनाया गया। ग्लिसरॉल्डिहाइड में आपको मालूम है यहाँ पर CHO, यहाँ पर OH, यहाँ पर क्या है CH, यहाँ पर क्या है CH2। ध्यान देंगे यहाँ पर एक कायरल कार्बन एटम की संख्या 1 हो गई। असममित कार्बन परमाणु है कि नहीं, असममित कार्बन परमाणु कायरल कार्बन एटम है जिसकी चारों वैलेंसी क्या है, भिन्न भिन्न है। यहाँ CH2OH है, यहाँ CHO है, यहाँ OH है, यहाँ CH है। यदि OH आपके दाएं तरफ होता हो, इस विन्यास को क्या कहते हैं, डी विन्यास कहते हैं। अगर यही OH का डायरेक्शन लेफ्ट में हो जाए, CHOH और यहाँ क्या है CH2OH, ठीक है ना, तो इसे क्या कहते हैं, यल विन्यास। ध्यान देना, ये क्या है डी विन्यास और ये क्या है यल विन्यास। इसी प्रकार से ग्लूकोज का हम डी विन्यास यल विन्यास कैसे करते हैं, डी ग्लूकोज यल ग्लूकोज क्या होता है, ये भी सुन लेना भाई। जैसे देखोगे यहाँ पर CHO, C, OH, H, OH, यहाँ पर आपका OH, ये आपका H, यहाँ पर आपका OH, ये आपका H और ये क्या है CH2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कायरल कार्बन परमाणु की संख्या जरा देखो, एक कायरल कार्बन A हो गया, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है और ये आपका 4। कायरल कार्बन परमाणु की संख्या इसमें कितनी होती है, 4 होती है। अगर इसके आइसोमर की संख्या पूछा जाता है तो 2 द पावर n इक्वल टू 2 पावर 4, जहाँ n क्या है, कायरल कार्बन परमाणु की संख्या है, बराबर कितना होता है 16। इसके कुल 16 ऑप्टिकल आइसोमर प्रदर्शित होंगे, ठीक है ना, आया एकदम। अब सवाल होता है इसमें कौन डी विन्यास, 8 डी होंगे और 8 क्या होंगे, एल होंगे।
कैसे आप डी और एल का काउंट करेंगे? CHO से जो दूरस्थ कायरल कार्बन परमाणु होता है, देखो CHO से दूरस्थ ए वाला, CHO से दूरस्थ कायरल कार्बन परमाणु जो होता है उसका हम डायरेक्शन देखते हैं। इसका डायरेक्शन अगर दक्षिणावर्त है तो ये आपका क्या होगा? डी विन्यास होगा। अगर यहीं पर ऐसा करते, देखो मैंने क्या बताया मैं कि CHO से दूरस्थ कार्बन, दूरस्थ कायरल कार्बन देखेंगे, CHO से दूरस्थ कायरल कार्बन का अगर OH है ना, क्योंकि OH दाएं तरफ है तो डी विन्यास होगा। अगर यहीं पर देखो ये आपका OH, यहाँ H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, ये आप देखोगे ये OH, यहाँ पर H, आप देखें H और यहाँ पर OH, ये आपका CH2OH है। तो दूरस्थ कारण यही है ना। अब देखो ये चूंकि मैंने कहा CHO से दूरस्थ कायरल कार्बन परमाणु, एक कायरल कार्बन ए है, ए है, ए है, ए है, सबसे दूर कौन है? यही है ना। इसी के विन्यास को हम काउंट करते हैं। अगर यहाँ पर एक दक्षिणावर्त दिशा में है उसे डी विन्यास कहेंगे, अगर वामावर्त दिशा में उसे एल विन्यास कहेंगे। ये डी ग्लूकोज हो गया और ए आपका क्या हो गया? एल ग्लूकोज। समझ में आया क्या बोला मैंने? कि CHO से दूरस्थ कायरल कार्बन परमाणु को देखते हैं। यदि कायरल कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ OH समूह दाएं तरफ है, दक्षिणावर्त दिशा में है तो डी विन्यास होगा। यदि बाएं तरफ है, वामावर्त दिशा में है तो उसे क्या कहते हैं? एल विन्यास। कन्फर्म। तो ग्लूकोज के कुल 16 होंगे आइसोमर, 8 डी होंगे, 8 एल होंगे। एक चीज थोड़ा सा ध्यान दिए भाई, यहाँ पर टेट्रालिवो रोटेटरी की बात नहीं हो रही है। ये डी विन्यास एल विन्यास अलग है, और जो डिस्ट्रालिवो की बात होती है दक्षिणावर्त और वामावर्त समावहित की बात जो होती है वो अलग चीज होता है। ठीक है। यहाँ पर ये जो डी और एल विन्यास दिखाया गया है ये जनरली ग्लिसरॉल्डिहाइड के तर्ज पर लिया गया है। ठीक है ना, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर प्रकाशिक समावयव की बात नहीं कि प्रकाशिक समावयव को दक्षिणावर्त घुमा दे डी, वामावर्त घुमा दे डी, ऐसा चीज नहीं है। ठीक है, ऐसी चीज नहीं वहां पर। यहाँ पर क्या ग्लिसरॉल्डिहाइड के सापेक्ष देखा गया है। ठीक है ना, आया? तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के सापेक्ष डी और एल विन्यास जो माना गया है, तो डी कब होता है और एल कब होता है कि आप वहां ये ना जानिएगा कि प्रकाशिक समावयव जो डी एल वाला है वो वाला यहाँ पर नहीं लेते हैं। एक ग्लिसरॉल्डिहाइड के सापेक्ष डी विन्यास और एल विन्यास लेते हैं। बात कन्फर्म, क्लियर हुआ? अब देखो कि सुनो भाई, देखो हो गया। तो आप इसी को समझ में तो आ गया होगा। देखेंगे अगला यहां पर ये आपको डी विन्यास और क्या बताया गया? एल विन्यास बताया गया। अब इनके नामकरण की बात होती है, इनका नामकरण कैसे करते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है ना, नामकरण करने में यहां पर ग्लूकोज एल्डिहाइड है, एल्डोज लगा देते हैं, कीटोन है तो कीटोज लगा देते हैं है ना? आपको कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन मालूम है ना? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में आप एक चीज को ध्यान दिए रखिएगा, सुने आप यहां पर देखें तो नाम में जैसे यहां पर देखोगे CHO है, C, यहां पर OH है, यहां पर क्या है? CH2OH है। एक से ज्यादा OH समूह है कि नहीं? इसे भी कार्बोहाइड्रेट के अंतर लोगे। इसका एल्डिहाइड ग्रुप है, कै OH है? 2 OH। कै कार्बन है? 3 कार्बन है। इसका क्या नाम होगा?
एल्डोट्रायोज। एल्डो आपका क्या है, ट्रायोज। वैसे इसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ध्यान देना, क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल्डोट्रायोज, और वैसा नाम क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है ना। अगर इसका एपीसी नाम पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट में, आप क्या बोलोगे, एल्डोट्रायोज बोलेंगे। ठीक है। अगला ही आप देखेंगे यहीं पर, जैसे यहां देखो CHO है, CH OH H और क्या है, CH2OH। ठीक है ना। आप देखोगे क्या कार्बन, 1 2 3 4, इसका क्या नाम होगा, एल्डोटेट्रोज। क्या है, एल्डोटेट्रोज। वैसे नाम उसका होगा एरिथ्रियोज। देखो दो संरचनाएं होती है, थ्रियोज और क्या होता है, एरिथ्रियोज। जब OH समूह एक ही दिशा में उपस्थित हो तो उसे एरिथ्रोज संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिथ्रोज संरचना कहते हैं। ठीक है ना। आप देखोगे अगर इसी को थोड़ा सा पलट दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, CHO H OH OH H और क्या है, CH2OH। ये भी एल्डोटेट्रोज होगा, लेकिन इसका नाम क्या होगा, थ्रियोज संरचना। एरिथ्रियोज और थ्रियोज। तो एक संरचना के बारे में पूछा गया है ना। एरिथ्रियोज संरचना कौन सा होता है और थ्रियोज संरचना किसे कहते हैं, इसके बारे में आप लोगों से बहरहाल पूछा गया है। ठीक है ना। तो आप देखोगे एरिथ्रियोज और क्या होता है, थ्रियोज संरचना। ठीक। जब एल्डोटेट्रोज में OH समूह एक ही दिशा में होते हैं उसे एरिथ्रियोज कहते हैं। यदि OH विपरीत दिशा में होते हैं एल्डोटेट्रोज में तो उसे क्या कहते हैं, थ्रियोज संरचना कहते हैं। ठीक है, बात बराबर। देखिए अगला इसी में एल्डोटेट्रोज, एल्डोपेंटोज, एल्डोहेक्सोज। ठीक है ना। देखो एल्डोपेंटोज में जैसे आप देखोगे CHO CH OH CH OH CH OH और क्या है, CH2OH। देखो कै कार्बन है, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है ना। आप देखोगे ये 5 कार्बन संख्या है, तो 5 कार्बन होने के नाते इसे क्या कहोगे, एल्डोपेंटोज। ठीक है ना। एल्डोपेंटोज के जो एग्जाम्पल होते हैं वह पहला राइबोज है ना, इसी के नाते इसका नाम बाद में राइबोज शर्करा पड़ा था। ठीक है ना। इसका क्या नाम होता है, आपका राइबोज होता है, या इसे राइबोज या जाइलोज है ना, राइबोज या क्या है, जाइलोज, ये सब इसके क्या होते हैं, इस प्रकार की यौगिकों को एल्डोपेंटोज, सारे के सारे राइबोज है, जाइलोज है, ये क्या होते हैं, एल्डोपेंटोज कहलाते हैं। ठीक। आप देखोगे अगला आता है एल्डोहेक्सोज है ना। एक कार्बन और इसमें बढ़ा देता हूं, कैसे देखो CH और क्या है, CH2OH। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इसका क्या नाम होगा, एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज। जैसे एल्डोहेक्सोज में जैसे आपका क्या है, ग्लूकोज। ठीक है ना। यही तो सूत्र होता है ग्लूकोज का, यही तो सूत्र होता है ग्लूकोज। और यही सूत्र आपका क्या होता है, ग्लैक्टोज का भी होता है। ध्यान देना, ग्लूकोज का भी सूत्र ही है, ग्लैक्टोज का भी सूत्र ही है,
मेनोज का सूत्र ही है, टेलोज का सूत्र ही है, वगैरह है ना। जैसे मेनोज भी होता है इसका, मेनोज है ना, और क्या होता है टेलोज। ठीक, आपको मैंने बताया था इसके कितने 16 होंगे, अभी तो मैंने 4 ही रूप में लिखा है ना। जैसे आइडोज है, एलोज है, ये भी सब है ना। इसमें क्या है आइडोज, और क्या है एलोज। देखो ये सारे के सारे जितने हैं जो मैं लिख रहा हूं, जैसे ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, मेनोज है, टेलोज है, आइडोज है, एलोज है ना। ये सारे के सारे जो होते हैं ये आपके एल्डोहेक्सोज ही होते हैं। ठीक आया। इस तरीके से यहां पर ध्यान देंगे, 1 2 3 4 5 6 दो और होंगे, ठीक है ना। और दो इसी के नाम होते हैं, जैसे आप लोगों को एल्ड्रोज है ना, जैसे एक नाम और भी इसमें है एल्ड्रोज, ठीक है ना, एल्ड्रोज ये चीज होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये आपके एल्डोहेक्सोज होते हैं, ठीक है ना। एल्डोहेक्सोज में मैंने अभी बताया हूं कि इसके कितने आइसोमर होंगे, 16, 8 डी होंगे और 8 यल होंगे, ठीक है ना। 7 तो मैं लिख ही दिया हूं, एक अभी और कोई होगा, अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो दिमाग में आएगा, भी लिख देता हूं, ठीक है। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि क्या होते हैं एल्डोहेक्सोज होते हैं। इसी तरीके से अगर 7 कार्बन है एल्डोहेक्टोज, 8 कार्बन है एल्डोऑक्टोज है, वगैरह वगैरह चलते रहते हैं। ठीक, अगला देखोगे, ये तो मैंने क्या बोला, यदि एल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है, तो कार्बोहाइड्रेटों का नाम एल्डो लिख करके बाद में ओ जोड़ देते हैं, एल्डोज कहते हैं। ठीक, अगर यहीं पर कीटोन ग्रुप है, जैसे देखो पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन है, जैसे CH2OH है, CO है और CH2OH है ना। देखो यहां पर कीटो ट्रायोज बोलोगे, क्या बोलोगे कीटो ट्रायोज, ठीक है ना। वहां पर क्या लगाते थे, एल्डो लगाते थे, यहां पर क्या लगाते हैं कीटो लगाते हैं। इसका वैसा नाम डाइहाइड्रॉक्सी कीटोन होता है। देखो क्या है डाइहाइड्रॉक्सी क्या बोलोगे इसे कीटोन बोलते हो, ठीक है ना, डाइहाइड्रॉक्सी कीटोन होता है। इसी रूप में आप देखोगे CH2OH है, CO है, CHOH है और क्या है CH2OH है ना। इसका क्या नाम है कीटोटेट्रोज, कीटोटेट्रोज नाम होता है इसका। इसे का नाम क्या है कीटोटेट्रोज। इसे इरिथ्रोज भी कहते हैं, क्या है इसे इरिथ्रोज भी कहते हैं। बात क्लियर। देखो कीटोटेट्रोज या इसको क्या कहेंगे इरिथ्रोज कहते हैं। ठीक, अगला देखोगे इसी पर आप देखो, मिटा दे इसको। इसी रूप में कीटोपेंटोज आप देखोगे CH2OH, CO और क्या है CHOH का होल ट्वाइस और क्या है CH2OH। 1 2 2 4 5, इसका क्या नाम होगा कीटोपेंटोज, ठीक है ना। ये क्या नाम है इसका कीटोपेंटोज। जैसे इसका और दूसरा नाम आप देखोगे जाइलोज, क्या है जाइलोज, ठीक है ना। ये देखिए एक और एक रूप होता है इसका। इसी रूप में अगला देखेंगे CH2OH, CO और क्या है CHOH का होल थायस एंड CH2OH है ना। इसको क्या कहोगे कीटोहेक्सोज। कीटो आपका क्या है हेक्सोज या इसका नाम होगा फ्रक्टोज। देखो
अभी आपको बताया गया ग्लूकोज के बारे में और फ्रक्टोज के बारे में, है ना। और इसमें फ्रक्टोज, टैगाटोज, सीकोज, ये सब इसके क्या होते हैं, आप ध्यान देंगे, ठीक है। अब इसमें अगर देखोगे आइसोमर की संख्या, तो इसमें भी आइसोमर की संख्या निकलेगी। यहां पर 3 कार्बन हो गए, 8 आइसोमर होंगे, है ना। 4 डी फार्म और 4 क्या है, एल फार्म में जाएंगे। जैसे फ्रक्टोज है, टैक्टोज है ना, सीकोज है, और इसके बाद सोरबोज है, सोरबेज है ना। ये सब आपके क्या होते हैं, इनके सोरबोज, बोझ है। देखो ये आपके 4 होते हैं, 4 डी फार्म में, 4 एल फार्म में। क्यों 4 डी फार्म में, 4 एल फार्म में, आप देखोगे यहां पर जैसे CH2OH है, CO है, यहां पर CH OH OH H OH H और CH2OH। कायरल कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इसके 2⁻³ होगा बराबर 8 आइसोमर होंगे। 8 में 4 डी फार्म, 4 एल फार्म, यानी डी फ्रक्टोज, डी टैक्टोज, है ना, डी सीकोज, डी सोरबोज और इसी के एल फार्म भी होंगे, है ना। तो इस प्रकार से कुल कितने आइसोमर हो जाएंगे, इसके कुल 8 आइसोमर हो जाएंगे, ठीक है, डी फार्म और एल फार्म लेकर के। ठीक, बात कंफर्म, क्लियर हुआ, समझ में आया। देखिए नोट्स बनाते रहें और सब्सक्राइबर आप लोग की जिम्मेदारी है ना। सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए और नोट्स बनाइए। क्वेश्चन जो भी प्रॉब्लम होती है उससे आप पूछिए, है ना, मजा आएगा। और मस्त होके पढ़िए। क्वेश्चन ये सब देखो, फॉर नीट, फॉर IIT, इस समय आपको जेईई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर से क्वेश्चन आपको नीट में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नीट में बायोमॉलिक्यूल से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बल्कि IIT में, जेईई में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, अदा कदा आते हैं, और कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आते ही हो, ठीक है ना। इसके ज्यादातर क्वेश्चन नीट वाले बच्चों के लिए ये सबसे ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, और वहां पर नीट वाले इस पर थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करेंगे, ठीक, क्योंकि बायो है, बायो में पूछा भी जाता है, ठीक। अब इसी पर इनकी कुछ संरचनाओं के बारे में देखेंगे, ठीक है। जैसे इसकी संरचनाएं कैसी होती हैं, है ना, चक्रीय संरचनाएं होती हैं। आपको एक संरचना इसके पहले बताया गया, फिशर प्रक्षेपण सूत्र बताया गया था, है ना। फिशर प्रक्षेपण सूत्र क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आपको इसकी चक्रीय संरचना बताई गई थी। चक्रीय संरचना कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो इसका फिशर प्रक्षेपण सूत्र क्या होता है, आपको बताया गया था। जैसे H है, O है, यहाँ पर OH है, H है, यहाँ पर H, OH, यहाँ आपका क्या है, OH, H, OH, H और क्या है, CH2OH। ये आपका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है। क्या है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है। ये आपका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है। अब इसके जो चक्रीय रूप का होता है ना, उस फार्मूले की कैसे काउंटिंग करते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड में उसमें एल्डिहाइड समूह नहीं होता, इसकी पुष्टि करने के लिए, ठीक है ना। आगे आगे उसको बताएंगे, यहाँ पर संरचना बता करके तब आगे बढ़ते हैं। देखो वैसे रूल ये होता है, इसका जो संरचना होता है या हेमिएस्टल कॉन्सेप्ट से इसको समझा जा सकता है। हेमिएस्टल कॉन्सेप्ट क्या होता है, सुनिए भाई। जैसे आपको मालूम है, अगर किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को, है ना, अल्कोहल के साथ हम क्रिया कराते हैं, जैसे देखो मालूम
एसिटाल्डिहाइड ही ले लेता हूं, देखो यहां पर, ठीक है। आया, अगर मैं मेथिल अल्कोहल के साथ क्रिया कराता हूं OH, तो होता क्या है, इसके पास लोन पेयर है, ये सीधे कहां अटैच होता है, कार्बन से, और इसके रटा रिपेल्स इधर करेंगे। आपका जो बनने वाला कंपाउंड, जरा ध्यान देना भाई, CH3 यहां पर H, O निगेटिव, यहां पर O, CH3 यहां पर H, ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखो, जैसे पॉजिटिव की बात होती है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अपने चार्ज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो जैसे मिनिमाइज करे, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे आएगा, और हाइड्रोजन सीधे कहाँ अटैच हो जाएगा, जाकर के ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है। यानी आपका जो बनने वाला कंपाउंड CH3 यहाँ पर H, इधर क्या OH, यहाँ पर क्या होता है OCH3, अर्थात हेमी एसिटर बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है, इसमें से जो दूरस्थ कार्बन परमाणु होता है, ठीक है ना, उसका ऑक्सीजन परमाणु किससे जुड़ेगा, इस कार्बन से जुड़ेगा, ठीक है। और H परमाणु किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा। देखो जरा ऐसा होगा, ध्यान देना। देखो यहाँ पर OH, यहाँ H है, देखो O डबल बॉन्ड, ठीक है। आप देखो क्यों रिंग 6 वाली बना रहा है, साइक्लिक कंपाउंड है। आपको मालूम है 6 और 5 है ना, कार्बन वाली जो साइकिल होती है वो मोर स्टेबल होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल 6 वाली, इस पे 5 वाली। तो हर एलिमेंट 5 या 6 वाला चक्रीय कंपाउंड, 6 कार्बन के चक्रीय कंपाउंड बनाने का प्रयत्न करते हैं। आप देखो यहां से क्या, इसके लोन पेयर है, ये लोन पेयर कहां अटैच होंगे, जाकर के कार्बन से अटैच हो जाएंगे, है ना। जैसे कार्बन से अटैच होंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज कहां पहुंचेगा, फिर ऑक्सीजन के पास जाएगा, ठीक है ना। आप देखोगे क्या बना, देखो यहां C, यहां OH, यहां H, और ऑक्सीजन कहां से कहां गया, कहां से अटैच हुआ, कार्बन से अटैच हुआ है ना। देखो यहां पर OH, यहां पर H, OH, OH, H, इस कार्बन का ही तो ऑक्सीजन था, वहां गया था, इसी के इलेक्ट्रॉन अटैच हुए वहां पर H, और क्या होता है CH2 है। देखिए देखिए एकदम आया, जो मेन फार्मूला इसका होता है वो कौन सा है, चक्रीय कंपाउंड का फार्मूला होता है, ठीक है। अब सवाल होता है डी फार्म एल फार्म कैसे करेंगे, इसमें फिर वही काम हुआ। या ऑक्सीजन OH को देखो, दूरस्थ कार्बन की OH है ना, डी फार्म और एल फार्म यहां से मालूम हो जाएगा, डी कौन होगा, एल कौन होगा, ठीक है ना। इसी के आधार पर हम इसी काउंटिंग कर लेते हैं। बात कन्फर्म क्लियर हुआ। तो आज इसकी संरचनाओं के बारे में बताया गया, इसके नामकरण बताए गए, कल इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टी आपको बताए जाएंगे, ठीक है ना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझको भी हौसला हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको अच्छा से अच्छा दे सकूं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो उसमें कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट करिए, क्वेश्चन आपको दिक्कत हो भी पूछिए, इसे आपको बताया जाएगा। मस्त होके पढ़िए, खुश रहिए और मस्त रहिए।